ओके, हेलो जनता, कैसी हो? पढ़ाई चल रही है ना? ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? साइटोस्केलेटन के बारे में। देखो, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर आप जा नहीं सकते हो, ज़्यादा घूम नहीं सकते हो। प्लीज़ बेटा इस पल को एंजॉय कर लो, क्योंकि आप अगर मुझसे और बाकी टीचर से पूछोगे ना कि आप लास्ट टाइम एक लंबे ड्यूरेशन तक घर पे कब रहे थे, तो शायद मेरा आंसर होगा कम से कम 12-13 साल हो गए मुझे अपना घर छोड़े हुए। उसके बाद में मैं जब लॉकडाउन लगा था ना, इतना खुश हुई थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब मैं तो सामान पैक करूंगी और घर भाग जाऊंगी और मैं फिर आराम से वहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंड करूंगी घर पे। बट मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई और क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई। ठीक है, तो ये देखो टाइम जो मिला है बेटा, एंजॉय करो इसको भी। और प्लस 11th वाले बच्चों को एंड जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा ही फायदा हो गया कि एक तरह से आपको ना डमी क्लासेस मिल चुका है। एंड ड्रॉपर का भी ऐसा है ना कि आपका मतलब अब आपको कोई क्या बोलेंगे कि आपको डाइवर्ट करने वाला कोई पर्सन नहीं है। आप आराम से घर में एक कमरे में बंद रहो, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, किताबों के पार एक और दुनिया है। समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ? वहां चले गए तो आप कभी बोर नहीं होने वाले हो। ठीक है, चाहे आपको मैं कितने भी घंटे बिठा दूं बुक्स के पास में ना, किताबों के पार एक और नई दुनिया है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे साइटोस्केलेटन के बारे में। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको उसकी कुछ समरी पढ़ाई थी ना। आ जाओ, अब मैं आपको समरी पढ़ाती हूँ। समरी नहीं, फिगर करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रोफिलामेंट पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था, इनकी फुल फॉर्म आप खुद से लिख लीजिएगा। और इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो इनके बीच की रेंज है कैसे मैम? जैसे फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। एंड प्लस उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 50 एंगस्ट्रॉम। मैं डायमीटर की बात कर रही हूँ, है ना। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये कैसा होता है? होलो स्ट्रक्चर होगा और इसका डायमीटर होगा इस पाइपलाइन का 100 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होता है ये काफी थिक ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये होलो होते हैं और इसका डायमीटर होगा 250 एंगस्ट्रॉम। अगर मैंने इसको ग्रीन कलर से लिखा है तो मैं इसको भी ग्रीन कलर से लिखूंगी। कितना? 100 एंगस्ट्रॉम। तो जो 100 एंगस्ट्रॉम है ना वो 50 से बड़ा है और 250 से छोटा है। देखो 50-50 है ना, 50-250 और इसके बीच की रेंज हो जाएगी 100। सो दैट्स वाई हम लोग इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इन बिटवीन की रेंज हो गई। प्रोटीन के नाम लिखिए जल्दी। तो ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन का। तो इसके साथ में हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मतलब एक्टिन प्रोटीन सिर्फ मसल्स में नहीं होता है, ये हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स में होगा। हाँ, मसल्स के अंदर कुछ ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, ये बना होता है लैमिन प्रोटीन का। बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इंटरमीडिएट ओनली लैमिन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा भी उसमें कोई और प्रोटीन भी हो सकती है, बट हम नहीं पढ़ेंगे। और ये वाला बना होगा किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। पर ध्यान रखना, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावा कोई और प्रोटीन नहीं होगी और इसमें सिर्फ एक्टिन होगा और इसमें सिर्फ ट्यूबुलिन होगा। बट यहाँ पे लैमिन के अलावा कोई और प्रोटीन भी हो सकती है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने कैसा बनाया है? सॉलिड स्ट्रक्चर। और ये वाला मैंने कैसा बनाया है? होलो स्ट्रक्चर। ये वाला भी कैसा है? होलो स्ट्रक्चर। तो क्या कहती है जनता? ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4। अब हमने देखा था कि ये प्रोटीन कैसा होगा? ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा। देखो, बायोलॉजी के अंदर बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं रिलेशन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल का, लोकोमोशन का।
कॉमन सेंस की बात है, हमने जैसे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, तो उसमें भी क्या होता है कि जहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होगी उसका कहीं ना कहीं काम क्या होगा, लोकोमोशन के अंदर होगा। बट ये प्रोटीन कैसी होगी, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, तो इसका काम लोकोमोशन नहीं होगा। और ये भी प्रोटीन कैसी है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, तो इसका काम भी लोकोमोशन तो नहीं होगा, पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ पे होता है, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इन न्यूक्लियोप्लाज्म, इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो ये आपको दोनों जगह पे मिलेगा, टेंशन मत लो, इनके सारे फंक्शन की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, नाउ इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना आप लोग, एक सेकेंड। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। क्या देखते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा था, इसकी समरी देखी थी ना। हाँ, तो अब इसको हम फियर लिखने जा रहे हैं, फियर काम होने जा रहा है आज। ठीक है, नाउ यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट जो है, इसका पहला फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका पहला काम हो जाएगा प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल मेम्ब्रेन। और ऑब्वियसली जब सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करेगा तो इसके साथ में एंडोसाइटोसिस भी आ जाएगा और एक्सोसाइटोसिस भी आ जाएगा और अमीबॉइड मूवमेंट भी हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। बताओ क्या कहती है जनता, हाँ होगा या नहीं होगा, बताओ। एंडोसाइटोसिस होगा, फिर कैसा होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, और इसके अलावा हमने पढ़ा था अमीबॉइड मूवमेंट। और जब मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ मीन्स मैं लोकोमोशन की बात कर रही हूँ, सूडोपोडिया बनाए थे, है ना। तो लोकोमोशन मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना। नाउ पॉइंट नंबर 4, इसके अलावा हमने और पढ़ा था साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। पॉइंट नंबर 5, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, आपके पास एक वैक्यूल होती है और उस वैक्यूल के सराउंडिंग साइटोप्लाज्म जब घूमता रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। सुनो, अब ये स्टेटमेंट मैंने आपको एक थ्योरी से बोला है, अब इसी स्टेटमेंट को डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपके पास सेल वॉल है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में आपको एक दिखाई दे रही है वैक्यूल, और इस वैक्यूल के अराउंड जो है यहाँ पे घूम रहा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का वैक्यूल के अराउंड घूमने को क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो आप लोग समझ रहे हो कि आप देख के चीजें कितनी जल्दी समझ जाते हो, सुन के जो चीजें नहीं समझ आती है हम देख के ज्यादा अच्छे से समझ लेते। तो शायद हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, वो क्या है, आईज। तो इनको अच्छे से यूज करो, है ना, क्योंकि बेचारे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको ये गिफ्ट नहीं मिला बेटा। ठीक है, ये गिफ्ट हमको मिला है तो हम कितना लकी है सोचो। तो हमें तो उल्टा ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। नाउ तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, कौन सा, साइक्लोसिस के बारे में। और साइक्लोसिस जिसको हम लोग और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख लेना कि रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड वैक्यूल। तो इसमें वैक्यूल टर्म जरूरी आना चाहिए। वैक्यूल के चारों तरफ घूमने को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। और शायद आपने कभी सुना होगा
तो साइक्लोसिस सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। क्या होगा? ये सिर्फ एक यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइटोस्केलेटन जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है। अब जब प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन ही नहीं होगा तो वहां पे माइक्रोफिलामेंट भी नहीं होगा, मीन्स उसमें एक्टिन प्रोटीन भी नहीं होगी। सो उस केस में क्या होगा? फिर साइक्लोसिस कौन करवाएगा? तो वहां पे बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो वैक्यूल के अराउंड नहीं घूमता है। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब तुम पूछोगे कि साइक्लोसिस क्यों जरूरी है? तो देखो, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साइटोप्लाज्म को घुमाना जरूरी होता है, होमोजेनाइज्ड करने के लिए ना साइटोप्लाज्म को घुमाना जरूरी होता है। ठीक है, अब तुम पूछोगे तो बैक्टीरिया के अंदर फिर है ना न्यूट्रिशन होमोजेनाइज कैसे होंगे? अच्छा, बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो कितनी छोटी होती है? छोटी 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 छोटी, बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो अगर वो बहुत ज्यादा छोटी है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी बहुत कम होगा, और जब साइटोप्लाज्म में बहुत कम है तो बेटा उसको होमोजेनाइज करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? ये तो मैं तब बात कर रही हूँ कि जब सेल बड़ी हो जाती है, एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको होमोजेनाइज करना पड़ेगा, और वहां पे होमोजेनाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? साइक्लोसिस। समझ आ गया? चलो यहाँ पे आ जाते। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर दूसरा काम क्या था इसका? ये ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट भी करेगा, और मैं पढ़ाऊंगी। तो ये क्या करता है? सपोर्ट ऑर्गेनेली टू मेंटेन देयर पोजीशन इन सेल, टू मेंटेन पोजीशन इन सेल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा था कि जो सेल सेल जंक्शन होते हैं ना, सेल सेल जंक्शन, तो उनके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेल सेल जंक्शंस, ये मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा। तो देखो, ये एक सेल है, ये एक और सेल है, इसके बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं, और ये दोनों इस तरह से अटैच्ड हो गए। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स आपस में क्या हो गई? ज्वाइन हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोला जाएगा? सेल सेल जंक्शन। पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो ये जो सेल सेल जंक्शन जो है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम। अगर आप में से कभी किसी ने सुना होगा तो डेस्मोसोम होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो डेस्मोसोम को फॉर्म कौन करेगा? लैमिन प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज सपोर्ट टू न्यूरोफिलामेंट, सपोर्ट टू न्यूरोफिलामेंट्स। अब ये न्यूरॉन के फिलामेंट्स क्या होते हैं? तो मैं बात कर रही हूँ डेंड्रॉन के बारे में, मैं बात कर रही हूँ डेंड्राइट्स के बारे में, डेंड्रॉन के बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में, और मैं बात कर रही हूँ एक्सोन के बारे में। तो यहाँ पे इनकी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट कौन करेगा? इनकी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऑर्गेनेलीज को कौन सपोर्ट करेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर ये सपोर्ट करेगा तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हो गया? टेंशन मत लो, मैं ट्रिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शंस। तो इसका तो बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्या बात है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो स्पिंडल फाइबर को बनाना काम होता है, मतलब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट। जब सेल डिवीजन होता है ना तो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो कौन लेके जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स, मींस स्पिंडल फाइबर। फिर इसका दूसरा काम हमने पढ़ा था रेलवे ट्रैक बनाना, और रेलवे ट्रैक का मतलब
वेसिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ। तो वेसिकल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कौन करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैं इसको समझाने के लिए लिख देती हूँ रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और माइक्रोट्यूब्यूल से आगे फॉर्म होते हैं सेंट्रियोल। अगर आपने ये ऑर्गेनेली कभी सुनी होगी सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल से बनता है सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम से बनता है सीलिया एंड फ्लेजिला। क्या बनता है? सीलिया एंड फ्लेजिला। तो इन सब के फॉर्मेशन में भी कौन कंट्रीब्यूट करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल। और हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, ओ सॉरी, तो एक्चुअली जो स्पर्म होता है, स्पर्म का टेल होता है, तो टेल वाला पोर्शन भी कौन बनाएगा? तो हम बोलेंगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाएगा। इतना क्लियर हो गया? जैसे हमने पढ़ा था कि स्पर्म का हेड तो कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी, एक्रोसोम, और टेल कौन बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। देखो टेल, माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? साइटोस्केलेटन। ठीक है।